मैं कॉफ़ी की चुस्कियां लेते हुए शीशे से बाहर देखता रहा। 8 बजने में 10 मिनट कम थे कि वो वेटरेस बाहर आ गई। इसने खाली कप उठाया और मुझसे कॉफ़ी का बिल भी वसूल कर लिया। इसके 5 मिनट बाद मैं उठकर रेस्टोरेंट से बाहर आ गया, इधर उधर देखने लगा। तकरीबन 15 मिनट बाद एक औरत मेरे करीब आकर खड़ी हो गई। वो अगरचे हसीन थी, लेकिन मैंने इस पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी क्योंकि मैं वेटरेस से बात कर चुका था। आपने मुझे पहचाना नहीं सर? मैं करीब खड़ी हुई इस औरत की आवाज़ सुनकर चौंक गया। मैं वाकई इसे नहीं पहचान सका था। ये वही वेटरेस थी। बदले हुए लिबास में वो खुद भी बदल गई थी। साड़ी और बालों के स्टाइल ने इसका हुलिया बिल्कुल ही बदल कर रख दिया था। इस लिबास में वो पहले से ज़्यादा हसीन लग रही थी। ओ, मैं तुम्हें वाकई नहीं पहचान सका, मैंने कहा और इसका हाथ पकड़ लिया। आओ ज़रा टहलते हैं, फिर कोई प्रोग्राम बनाएंगे। हम दोनों एक तरफ चलने लगे। इसका नाम रत्ना था। वो ग्रेजुएट थी और मशरक़ी पंजाब की रहने वाली थी। रत्ना के कहने के मुताबिक वो एक कंपनी में सेक्रेटरी थी। इसका बॉस इसे धोखे से पहले बम्बई और फिर गोवा ले गया, जहाँ 6 महीनों तक इसे कैदी बना कर रखा। इस दौरान न सिर्फ वो खुद इसकी इज्जत से खेलता रहा, बल्कि इसके दोस्त भी दावतें उड़ाते रहे। फिर वो इसे पहले जयपुर और आखिर में यहाँ ले आया। यहाँ इसे एक और लड़की मिल गई और बॉस इस लड़की के साथ रफू चक्कर हो गया। वो जिस होटल में ठहरे हुए थे, इसका 20 दिन का बिल वाजिबुल अदा था और होटल के मालिक ने बिल वसूल करने के लिए इसे रोक लिया। वो 2 महीनों तक न सिर्फ खुद इससे बिल वसूल करता रहा, बल्कि सूद का बिल वसूल करने के लिए इसे ग्राहकों की खिदमत में भी पेश करता रहा। होटल के मालिक से निजात मिलने के बाद वो मुख्तलिफ हाथों का खिलौना बनी रही। अब वो इस काबिल नहीं रही थी कि घर वापस जा सकती। इसने माउंट आबू ही में रहने का फैसला कर लिया, क्योंकि इसके ख्याल में ज़िंदगी गुजारने के लिए ये बेहतरीन जगह थी। रेस्टोरेंट में मुलाजमत करने के साथ साथ वो फारिग औकात में भी ग्राहकों की सेवा करती थी। हम बातें करते हुए टहलने वाले अंदाज में एक तरफ चल रहे थे कि खलबली सी मच गई। रत्ना भी गड़बड़ा सी गई। क्या बात है, लोग बदहवास होकर इधर उधर क्यों भाग रहे हैं? मैंने इधर उधर देखते हुए रत्ना से पूछा। वो उधर देखो, रत्ना ने होटल हिल लॉक की तरफ इशारा किया। नागराज आ रहा है और लोग इसलिए इधर उधर भाग रहे हैं। नागराज इंसान नहीं, भूत है, एक बदरूह जो यहाँ के लोगों के असाब पर सवार है। हर शख्स इससे खौफजदा है। मैंने होटल हिल लॉक की तरफ देखा। 3 गाड़ियाँ होटल के सामने आकर रुकी थी। आगे एक जीप थी जिस पर 4 वहशी सवार थे। इनके हाथों में राइफलें थी। पीछे सफ़ेद रंग की मारुति कार थी और इसके पीछे भी एक जीप थी। इसमें भी 4 अदद ऐसे ही वहशी सवार थे। इनमें 2 के हाथों में राइफलें थी और 2 के हाथों में तेगे थे। सफ़ेद मारुति कार का दरवाज़ा खुला। पहले एक आदमी बरामद हुआ और फिर नागराज नीचे उतरा। मैंने सिर्फ एक मरतबा इसे देखा था। बेला मुझे धोखे से अदीनाथ मंदिर में ले गई थी और अब नागराज को पहचानने में मुझे कोई दुश्वारी पेश नहीं आई थी। वही साधुओं वाला पीला चोगा और गले में मालाओं के साथ एक सांप भी नजर आ रहा था। नागराज के बाद कार से उतरने वाली हस्ती को देखकर मैं चौंके बगैर नहीं रह सका। वो बेला थी। वो इस वक्त वाकई क़यामत लग रही थी। नागराज ने कार से उतरकर इधर उधर देखा और फिर होटल के गेट की तरफ बढ़ गया। बेला और दूसरे आदमी भी इसके साथ ही थे। 2 गनमैन भी इसके पीछे होटल में दाखिल हो गए थे, जबकि दूसरे बाहर ही खड़े रहे थे। मैं आश्रम से निकला था तो इरादा यह था कि होटल हिल लॉक के मालिक रवि पंडित से 2 हाथ करूंगा, मगर इस वक्त यहाँ की सूरत हाल कुछ तब्दील हो गई थी। नागराज के आ जाने से पूरे इलाके में खलबली सी मच गई थी। इस सूरत हाल में मेरा होटल में कदम रखना मौत को दावत देने के मुतरादिफ था, लेकिन मैंने रिस्क लेने का फैसला कर लिया और रत्ना का हाथ पकड़ कर होटल की तरफ चलने लगा। कहाँ जा रहे हो? रत्ना ने उलझी हुई नजरों से मेरी तरफ देखा। होटल हिल लॉक, मैंने जवाब दिया। मैंने नागराज के बारे में बहुत कुछ सुना है, आज इसे जरा करीब से देखना चाहता हूँ। दिमाग तो खराब नहीं हो गया? रत्ना ने मुझे घूरा। लोग इस बदरू से दूर भाग रहे हैं और तुम इसके करीब जाना चाहते हो? हम इसके बिल्कुल करीब नहीं जाएंगे, जरा दूर रहकर देखूंगा कि वो क्या चीज़ है, मैंने जवाब दिया। कुछ लोग अब भी होटल में आ जा रहे थे। मैं रत्ना का हाथ थामे इससे बातें करता हुआ होटल की तरफ चलता रहा। गेट के करीब इधर उधर खड़े हुए गनमैनों ने हमारी तरफ देखा। मैंने महसूस कर लिया कि वो लोग मुझसे ज़्यादा रत्ना में दिलचस्पी ले रहे थे। एक ने तो शायद कोई जुमला भी कसा था, मगर मैं इस पर तवज्जो दिए बगैर रत्ना का हाथ थामे चलता रहा। मरकजी हॉल में जिंदगी के हंगामे उरूज पर थे। रक्सो सुरूर की महफिल जारी थी। मस्तियाँ शबाब पर थीं। मैं रत्ना के साथ एक मेज़ पर बैठ गया और इधर उधर देखने लगा। नागराज के साथ अंदर आने वाला आदमी और 2 गनमैन एक मेज़ पर बैठे हुए थे। इससे आगे एक रहदरी थी। दाएं तरफ बार काउंटर था। इसके साथ भी एक रहदरी थी। मैंने 1-2 वेटरों को ट्रे उठाए इस तरफ से आते जाते देखा था।
मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि मेज़ों पर सर्व करने के लिए शराब अंदर से लाई जा रही थी, जबकि काउंटर से शराब सिर्फ इन लोगों को सर्व की जा रही थी जो वहीं बैठकर पीना चाहते थे। चंद मिनट बाद मैंने रत्ना को वहीं बैठने का इशारा किया और उठकर काउंटर के साथ वाली राहदरी में दाखिल हो गया। ये राहदरी खासी तवील थी, किचन भी इसी तरफ था। एक वेटर को आखिरी दरवाजे से निकलते देखकर मैं रुक गया। वेटर ने दोनों हाथों में एक ट्रे उठा रखी थी जिसमें विस्की, सोडे की बोतलें और बड़ी नाजुक से 3 लंबे गिलास रखे हुए थे। एक कहाँ जावत हो गया? मैंने वेटर को रोक कर पूछा। दफ्तर माँ नागराज आयो है, ऐश करत है साला। वेटर ने साला कह तो दिया था, लेकिन इसके साथ ही इसके चेहरे का रंग भी उड़ गया। 1 मिनट इधर आओ। मैं इसे लेकर जल्दी से खुले हुए दरवाजे में ले गया। ये लॉन्ड्री स्टोर था। दीवारों के साथ रैक्स में धुली हुई चादरें, मेज, पोश पर्दे और इसी किस्म की चीजें रखी हुई थी। साइड में एक मेज भी था। देखो भाया, मैंने वेटर की तरफ देखते हुए कहा, मैं नागराज से मिलना चाहता हूँ। ये मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है, मगर कोई मुझे इस तक पहुँचने नहीं देता। ये मेरे लिए एक अच्छा मौका है, तुम मेरी मदद कर सकते हो। मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? वेटर ने उलझी हुई नजरों से मेरी तरफ देखा। मैंने इससे ट्रे लेकर मेज पर रख दी और अपनी जेब से 500 का नोट निकाल कर इसके हाथ में दबा दिया। तुम अपना कोट और पगड़ी मुझे दे दो, ये ट्रे मैं दफ्तर में लिए जाता हूँ। मुझे नागराज के सामने अपनी फरियाद पेश करने का मौका मिल जाएगा, मेरा काम हो जाएगा। सारी जिंदगी तुम्हें दुआएं दूंगा। वेटर के चेहरे पर एक रंग सागर गुजर गया। मैनेजर को पता चल गया तो वो मुझे नौकरी से निकाल देगा। वो हकलाते हुए बोला, किसी को पता नहीं चलेगा, तुम इस कमरे में रुकना, बस मैं 5 मिनट में लौट आऊंगा। लो ये 500 रुपए और रख लो और अब जल्दी से पगड़ी और कोट उतार दो। मैंने 500 का एक और नोट इसके हाथ में थमा दिया और साथ ही अपना कोट उतार कर जेबों की चीजें पतलून की जेबों में मुंतकिल करने लगा। वेटर चलने में हिचकिचाया, फिर इसने पहले पगड़ी उतार कर मेज पर रखी और फिर कोट भी उतार दिया। मैंने इसका सफ़ेद कोट पहनकर ऊपर का बटन बंद कर लिए और पगड़ी सर पर जमा ली। ये गनीमत था कि वेटरों की पतलून ब्लैक कलर की थी, वरना मुझे इसकी पतलून भी उतरवानी पड़ती। दरवाज़ा खोलो और मेरी वापसी तक तुम इसी कमरे में रहना, मुझे 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे। मैंने ट्रे उठाते हुए कहा, जल्दी आ जाओ भाया, नहीं तो अपनी शामत आ जाएगी। वेटर ने दरवाज़ा खोलते हुए कहा। मैंने बाहर निकलने से पहले इधर उधर झांक लिया था। मेरे बाहर आते ही वेटर ने दरवाज़ा बंद कर दिया था। मैं आगे जाकर दूसरी राहदरी में मुड़ गया। इस राहदरी में भी कमरे थे। एक दरवाजे के सामने प्रोपराइटर की तख्ती लगी हुई थी और एक दरबान भी मौजूद था। मैं दरवाजे के सामने रुका तो इसने एक लम्हे को मेरी तरफ देखा और दरवाज़ा खोल दिया। मैं ट्रे संभाले अंदर दाखिल हो गया। बहुत वसी और इस कमरा था। फर्श पर 20 कालीन बिछा हुआ था। दाएं तरफ शीशे की टॉप वाली बहुत बड़ी मेज़ थी जिस पर 2 टेलीफोन और एक इंटरकॉम सेट रखा हुआ था। एक तरफ संगे मरमर से तराशी हुई ऊंची एक मूर्ति भी रखी हुई थी। दीवारों पर खूबसूरत फ्रेमों में मुख्तलिफ डांसर्स की नीम उरिया तस्वीरें आवेजा थीं और इनमें एक तस्वीर बेला की हुई थी। इस तस्वीर को देखकर अंदाज़ा हुआ था कि बेला अच्छी डांसर भी थी। तस्वीर में इसके बदन पर लिबास बराए नाम ही था और पोज निहायत शर्मनाक था। नागराज मेज के सामने वाले सोफे पर बैठा हुआ था। इससे जरा हटकर बेला बैठी हुई थी। इसने एक टांग दूसरी टांग पर रखी हुई थी और लिबास अपनी जगह से सिरका हुआ था। सोफे के सामने 3 फीट के फासले पर रवि पंडित निहायत मुअद्दबाना अंदाज में खड़ा था। मुझे अपनी कुव्वत मुशाहिदा पर हमेशा नाज रहा था। मैंने कमरे में दाखिल होते ही न सिर्फ हर चीज का मुशाहिदा कर लिया था बल्कि अपने फरार का रास्ता भी तलाश कर लिया था। ऑफिस टेबल के बाएं तरफ वाली खिड़की खुली हुई थी और दूसरी तरफ अंधेरा था, जिसका मतलब था कि बाहर कोई खुली जगह थी। मैंने ट्रे मेज पर रख दिया और एक तरफ खड़ा हो गया। इस वक्त मेरे दिल की धड़कन खतरनाक हद तक तेज हो रही थी। मैंने नागराज का सामना करने का फैसला फौरी तौर पर और बगैर प्लानिंग के किया था। नागराज के 6 मुसल्लम मुहाफिज बाहर खड़े थे, 2 अंदर मौजूद थे। किसी ऐसे होटल या क्लब में भी 4-6 गुंडे मौजूद रहते थे। नाकामी की सूरत में मेरे लिए बच निकलने के इम्कानात न होने के बराबर थे, लेकिन मैंने कभी नाकामी का सोचा ही नहीं था। मैंने हमेशा अपनी ज़ानत और खुद एतमादी पर भरोसा किया था और कठिन तरीन हालात में भी हमेशा कामयाब रहा था। और इस वक्त भी जो मैंने फैसला किया था इसमें भी ज़ानत और खुद एतमादी का ज़्यादा दखल था। जब मैं अंदर दाखिल हुआ था तो बेला ने सरसरी निगाहों से मेरी तरफ देखा था, फिर रवि पंडित की तरफ मुतवज्जा हो गई थी जो नागराज से कुछ कह रहा था। मैं एक तरफ खड़ा हुआ तो बेला उठकर मेज के करीब पहुंच गई और स्कॉच की बोतल खोलने लगी। इस मौके पर इसने एक बार फिर मेरी तरफ देखा और खा जाने वाले लहजे में बोली, तुम यहाँ खड़े क्या कर रहे हो, जाओ। मैं दरवाजे की तरफ बढ़ गया, हैंडल पर हाथ रखा और घुमाने की बजाय लॉक नॉब दबा दिया और इसके साथ ही कुंडे का राड भी खींच दिया और ऊपर वाली चटखनी भी लगा दी। बेला ने मुझे कुंडा और चटखनी लगाते हुए देख लिया तो एकदम चीखी, ये क्या कर रहे हो तुम, दरवाजा क्यों लॉक कर रहे हो। बेला की चीखने पर नागराज और रवि पंडित भी मेरी तरफ मुतवज्जा हो गए। रवि पंडित ने पहली मर्तबा मुझे गौर से देखा। वो यकीनन अपने होटल और क्लब के तमाम वेटरों को पहचानता था। जब मैं अंदर आया तो वो नागराज से बातों में मसरूफ था और मुझ पर तवज्जो नहीं दी थी, लेकिन अब वो समझ गया था कि मैं
इसके होटल का वेटर नहीं हूँ। कौन हो तुम और ये दरवाज़ा क्यों बंद किया है तुमने? वो गुर्राया ताकि कोई और मुदाखलत न कर सके। मैंने इत्मीनान से कहते हुए पगड़ी उतार कर नागराज की गोद में फेंक दी। वो भी उछल पड़ा। इसके चेहरे पर एकदम सफ़ाकी तारी हो गई और आंखों की सुर्खी कुछ और गहरी हो गई। कौन हो तुम? इस बदतमीज़ी का मतलब जानते हो? रवि पंडित फिर गुर्राया। मैंने कोट भी उतार कर नागराज पर ही उछाल दिया और ऐनक उतार कर मेज़ पर फेंक दी। मुझे अपना तारुफ कराने की ज़रूरत नहीं, मैंने पुरसुकून लहजे में जवाब दिया। मैं हूँ जिसकी तलाश में तुम लोग 2 महीनों से पागल कुत्तों की तरह दौड़ते फिर रहे हो और मुझे हैरत है कि बेला ने मुझे अभी तक नहीं पहचाना, हालांकि ये तो मेरे बहुत करीब रही, या इतना करीब कि तुम। बेला उछल पड़ी। बोतल इसके हाथ से छूटकर शीशे के गिलास से टकराई। नाजुक सा गिलास ट्रे ही में चकनाचूर हो गया। बोतल भी इस तरह औंधी गिरी थी कि शराब मेज़ के शीशे पर बहने लगी। बोतल उठाओ, शराब ज़ाया हो रही है, मैंने बेला के चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा। बेला ने बोतल पकड़ ली। इसने बोतल को गर्दन की तरफ से पकड़ा था। मैं इसकी नीयत भांप गया था। मेरा अंदाज़ा दुरुस्त निकला। इसने अचानक ही बोतल मेरी तरफ दे मारी थी। मैं फुर्ती से एक तरफ हट गया। बोतल मेरे अकब में दीवार के सामने लगे हुए खूबसूरत पर्दे पर लगी। पर्दा मखसूस खूबसूरती से लगाया गया था। पर्दा न होता तो बोतल दीवार से टकरा कर धमाका ज़रूर पैदा करती। बोतल मेरे करीब से गुजरी थी, इसलिए शराब के कुछ छींटे मेरे ऊपर भी गिरे थे। अपने हवास पर काबू रखो खूबसूरत नागिन, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। इतनी कीमती शराब ज़ाया कर दी, अब अपनी इस गुरु घंटाल को क्या पिलाओगी? मैं तुम्हारा खून पीना पसंद करूंगा मूर्ख। नागराज सांप की तरह फंकारा। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि अब तक बचते रहे, लेकिन अब किस्मत की देवी तुम्हारा साथ छोड़ चुकी है। तुमने शेरों की कुछार में आकर जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। शेरों की कुछार नहीं, है डॉग हाउस है, जहाँ पागल कुत्ते रहते हैं और मैं इन पागल कुत्तों से बचना जानता हूँ, मैंने तैश दिलाने वाले अंदाज में कहा। इस दौरान रवि पंडित ने जेब में हाथ डालने की कोशिश की, मगर मैंने इससे ज्यादा फुर्ती का मुजाहरा करते हुए अपनी जेब से रिवॉल्वर निकाल लिया। हाथ अपनी जेब से दूर रखो, मैं इसे रिवॉल्वर की जद पर लेते हुए गुर्राया, वरना तुम वक्त से पहले अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। रवि पंडित का हाथ जेब से दूर हट गया। मैं 2 कदम उठाकर इसके पीछे पहुंच गया और इसका लिबास थपथपाने लगा। पिस्तौल इसकी पतलून की जेब में था। बेला इस वक्त मेरे दाएं तरफ थी। मैं इस पर भी निगाह रखे हुए था, लेकिन इसे मौका मिल ही गया। मैं रवि पंडित की जेब से पिस्तौल निकालने के लिए जैसे ही जरा सा आगे को झुका, इसने सोडे की बोतल उठाकर मेरे सर पर मारने की कोशिश की। मैं तेजी से झुक गया। बोतल रवि पंडित के कांधे पर लगी, वो करा उठा। मैंने इसे जोरदार धक्का भी दिया था। वो नागराज से टकराया और वो दोनों सोफे पर गिर गए। मैंने पलटकर फौरन ही बेला पर हमला कर दिया। मेरे बाएं हाथ का थप्पड़ इसके मुंह पर पड़ा। इसके मुंह से हल्की सी चीख निकल गई और वो मेज से टकरा गई, लेकिन इसने हैरत अंगेज फुर्ती का मुजाहरा करते हुए दोबारा मुझ पर हमला कर दिया। अगर मैं मोहतात न होता तो अपने मकसद में कामयाब हो जाती, लेकिन मैं न सिर्फ बच गया बल्कि इसे एक लात भी रसीद कर दी और रवि पंडित से टकराई जो उठने की कोशिश कर रहा था। इस मर्तबा वो दोनों नागराज पर गिरे। रवि पंडित की पेशानी नागराज के नाक से टकराई। वो चीख उठा और इसकी नाक से खून बह निकला। वो माँ बहन की बड़ी साइंटिफिक किस्म की गालियां बक रहा था। इसने धक्का देकर इन दोनों को अपने ऊपर से गिरा दिया। तुम तो हल्की सी चोट पर ही बिलबिला उठे, सांप की औलाद। मैं नागराज की तरफ देखकर गुर्राया। मेरे कानों में तो इन बेगुनाहों की चीखें गूंज रही हैं जिनके खून से तुम्हारी तरबियत याफ्ता दहशतगर्द होली खेल रहे हैं, और वो बेगुनाह जिन्हें तुमने अपने हाथों से मौत के घाट उतारा है। लेकिन अब तुम्हारा ये खूनी ड्रामा खत्म होने वाला है। अब कोई बेगुनाह तुम्हारे हाथों से नहीं मारा जाएगा। तुम भूल रहे हो बालक कि मैं नागराज हूँ, वो फंकारते हुए बोला। जहरीले सांपों पर राज करने वाला तुम तो मामूली छोकरे हो। इस मामूली सी कामयाबी को अपनी फतह समझ बैठे। तुम यहाँ आ गए हो, बचकर नहीं जा सकोगे। अब भी तुम्हें कोई खुशफहमी है? मैंने हल्का सा कहका लगाया, लेकिन चंद मिनट बाद ही तुम्हारी ये खुशफहमी दूर। मैं जुमला पूरा नहीं कर सका। रवि पंडित के पैर की ठोकर मेरी पिंडली पर लगी। इसने उठने की कोशिश करते हुए गधे की तरह दुलत्ती मारी थी। बहरहाल इसका ये हरबा कारगर साबित हुआ। मैं एक टांग पर नाच कर रह गया। इससे पहले कि मैं संभल सकता, बेला ने उठकर मेरे ऊपर छलांग लगा दी और मुझे लेती हुई दूसरे सोफे पर गिरी। इस कमबख्त में बला की ताकत भरी हुई थी। मैं अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था कि इसने मेरे पिस्तौल वाले हाथ पर दांत गाड़ दिए। मैं बुरी तरह बिलबिला उठा। रिवॉल्वर मेरे हाथ से निकलकर मेज पर जा गिरा। इस दौरान रवि पंडित भी उठ गया। इसने मेरे ऊपर घोंसोर ठोकरों की बारिश कर दी। मैंने लात मारकर रवि पंडित को पीछे गिरा दिया। कोहनी से बेला के सीने पर जोरदार जरब लगाई और एक झटके से उठकर खड़ा हो गया, लेकिन मुझे संभलने का मौका नहीं मिल सका। बेला और रवि पंडित
पंडित ने उठकर मुझे दोनों तरफ से इस तरह जकड़ लिया कि मैं अपनी जगह से हरकत नहीं कर सका। मुझे इनकी गिरफ्त में देखकर नागराज भी फंकारता हुआ अपनी जगह से उठ गया और इसकी नाक से अब भी खून रिस रहा था, जिसे वो बार बार आस्तीन से पूछ रहा था। मेरे सामने खड़े होकर वो गहरा आलूद नजरों से मेरी तरफ देखने लगा। इसने गले में लटके हुए नाग को हाथ में पकड़ लिया। मैंने अपनी जिंदगी में बड़े बड़े सूरमा देखे हैं, लेकिन तुम जैसा महासूरमा कभी नहीं देखा, वो फंकारते हुए कह रहा था। मेरी इच्छा थी कि तुम्हारी ब्रेन वॉशिंग करके तुम्हें दुनिया का खतरनाक तरीन आदमी बनाकर सरहद के उस पार भेज दिया जाए, मगर अपने साथ गुस्ताखी करने वालों को मैं कभी माफ नहीं करता। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर हाथ में पकड़ा हुआ नाग मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोला, मैं अगर चाहूँ तो इस नाग से डसवा कर 1 सेकंड में तुम्हारे जीवन का अंत कर दूं। इस नाग का डसा दूसरा सांस भी नहीं लेता, लेकिन मैं तुम्हें इस तरह नहीं मारूंगा बालक। मैंने तुम्हारी मौत का ऐसा बंदोबस्त किया है कि तुम अगले 7 जन्मों तक मेरा नाम नहीं भूलोगे। इसने चोगे के अंदर हाथ डालकर एक सुई निकाली, जिसमें हरे रंग का स्याल भरा हुआ था। सुई पर प्लास्टिक कैप चढ़ा हुआ था। ये इंजेक्शन मैंने जहरीले नागों से तैयार किया है। इसकी खासियत यह है कि इसके लगाने से आदमी फौरी तौर पर नहीं मरता। ये जहर खून में शामिल होते ही जिस्म को झटके लगने लगते हैं, शरीर अकड़ जाता है, फिर झटका लगता है, पूरे शरीर में ये जहर बिजली की तरह, करंट की तरह फैल जाता है। हर झटके पर आत्मा निकलती महसूस होती है, मगर आत्मा आसानी से नहीं निकलती। वो कम से कम 10 मिनट तक शरीर को तड़पाती है। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगा, ये जहर मैंने खास तौर पर तुम्हारे देश के लोगों के लिए तैयार किया है। अभी तो मैंने इसका तोड़ भी दरियाफ्त नहीं किया, इसकी ज़रूरत भी नहीं। इसका सिर्फ एक तजुर्बा मैंने एक कुत्ते पर किया था, वो 5 मिनट में ख़त्म हो गया। अब तुम पर तजुर्बे का भी मज़ा आएगा। मैं इसकी बहुत मामूली सी मिकदार तुम्हारे शरीर में दाखिल करूंगा और तुम इस तरह झटके ले लेकर तड़पोगे कि इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इसने नीडल का कैप उतार कर सोफे पर डाल दिया और सुरिंज वाला हाथ आगे करके मेरी तरफ बढ़ा। मुझे सीने में दिल डूबता हुआ महसूस होने लगा। मौत को सामने देखकर तो बड़े से बड़े सूरमा कांप उठते हैं, मैं तो मामूली सा आदमी था। मैं दिल ही दिल में कलमा पढ़ने लगा। बेला और रवि पंडित ने मुझे दोनों तरफ से जकड़ रखा था। मैं इस वक्त अगरचे बेबस था, लेकिन इस कदर आसानी से भी नहीं मरना चाहता था। नागराज जैसे ही मेरे सामने पहुंचा, मैंने अपनी जिस्म की पूरी कुव्वत इस्तेमाल करके अपने आप को ऊपर उठाया और दोनों पैर पूरी कुव्वत से नागराज के सीने पर रसीद कर दिए। मेरी यह हरकत इन तीनों के लिए खिलाफ तवक्का थी। मैंने जब अपने जिस्म को ऊपर उठाना शुरू किया तो बेला और रवि पंडित ने मेरे बाजुओं पर गिरफ्त मजबूत कर दी। वो समझे थे कि शायद मैं अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जब मेरे दोनों पैर नागराज के सीने पर पड़े और वो बिलबिला उठा, पीछे गिरा, तो इनके सोचने का वक्त गुजर चुका था। नागराज चीखता हुआ सोफे के करीब गिरा था। सुरिंज भी इसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरी थी। मैंने इसे ठोकर मारने पर एक दफा नहीं किया। पैर जमीन पर टिकते ही मैं पूरी कुव्वत से आगे को झुका। बेला और रवि पंडित के पैर उखड़ चुके थे। वो दोनों उल्टी कलाबाजी खाते हुए मेरे आगे गिरे। मैंने बड़ी फुर्ती से अपने आप को इनकी गिरफ्त से आज़ाद कराया और लपक कर मेज पर पड़ा हुआ रिवॉल्वर उठा लिया और इसके साथ ही बेला और रवि पंडित पर ठोकरों की बारिश कर दी। नागराज ने उठने की कोशिश की तो मैंने इसके तरबूज जैसे गंजे सर पर भी एक ठोकर रसीद की। ठीक इसी वक्त दरवाजा धड़धड़ाया जाने लगा। साथ ही कोई भारी आवाज में रवि पंडित का नाम लेकर चीखते हुए चिल्ला रहा था, रवि पंडित दरवाजा खोलो, क्या हो रहा है अंदर। मैंने लपक कर एक तरफ पड़ी हुई सुरिंज भी उठा ली और रवि पंडित को रिवॉल्वर की जद पर लेते हुए सरगोशी में बोला, भाई जो कोई भी आए इसे कह दो कोई बात नहीं, नहीं तो तुम नागराज तुम बोलो, जल्दी करो वरना खोपड़ी उड़ा दूंगा। मैंने रिवॉल्वर का रुख इसकी खोपड़ी की तरफ कर दिया। नागराज की आंखें जैसे हल्कों से उबली पड़ी थी। वो अपनी नजरों से मुझे मुसख्खर करने की कोशिश कर रहा था। मैंने आगे बढ़कर इसकी खोपड़ी पर जोरदार ठोकर रसीद कर दी और फिर इसे मेरे हुक्म की तामील करनी ही पड़ी। अंदर कुछ नहीं हो रहा है शंकर, जाओ तुम लोग अपना काम करो, हट जाओ यहाँ से। बाहर खामोशी छा गई। इन्हें उठा पटक की आवाज़ें सुनकर किसी किस्म का शुबा हुआ था, मगर नागराज की गरजदार आवाज़ सुनकर वो मुतमईन हो गए थे। तुम किसी इंसान पर अपने जहर का तजुर्बा करना चाहते थे ना नागराज। मैंने इसकी तरफ देखते हुए कहा, मैं अभी तजुर्बा करके दिखाता हूँ कि तुम्हारा ये जहर इंसान के शरीर पर किस तरह असर करता है। मैंने रिवॉल्वर जेब में डाल लिया और रवि पंडित को कॉलर से पकड़कर उठा लिया। इसका चेहरा खौफ से इस तरह सफेद हो गया जैसे सारा खून निचोड़ लिया गया हो। वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लगा, मगर मैंने इसे मौका नहीं दिया और दूसरे हाथ में पकड़ी हुई सुरिंज की नीडल इसकी गर्दन पर रखकर पिस्टन दबा दिया। रवि पंडित एकदम उछल पड़ा। मैंने इसे छोड़ दिया। वो सिर्फ 1 सेकंड अपने पैरों पर खड़ा रह सका था, फिर उछल कर गिरा और फर्श पर मेंढक की तरह फुदकने लगा। बिल्कुल वही कैफियत थी जैसे
मुर्गी के गले पर छुरी फेर कर इसे छोड़ दिया जाता हो। रवि पंडित जमीन से 1 फीट उछल गया। इससे अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो किस कदर अजियत का शिकार है। नागराज ने ठीक ही कहा था, जहर बिजली का करंट बनकर इसके खून में फैल गया है। इसके मुंह से निकलने वाली चीखें भी बड़ी खौफनाक थीं और फिर मैं चौंका। नागराज का सांप कालीन पर रेंगता हुआ मेरी तरफ आ रहा था। मैं अचानक अपनी जगह से उछला, मेरा पैर सांप के सर पर पड़ा और मैं पूरी कुव्वत से सर को मसलने लगा। सांप सो बल खा रहा था और फिर मैं उछलकर कई दूर फिर जा गिरा। नाग का सर पूरी तरह कुचला जा चुका था, वो जानकुनी की कैफियत में था। इस तरफ रवि पंडित मरग़े बिस्मिल की तरह उछल रहा था और दूसरी तरफ सांप सो बल खा रहा था। सांप की दुम रवि पंडित की टांग पर लगी और फिर वो टांग से लिपटता चला गया। इस नाग ने जानकुनी की कैफियत में भी अपना जहर ज़ाया नहीं होने दिया था। इसने रवि पंडित की टांग पर दांत गाड़ दिए और सारा जहर इसके शरीर में उतार दिया। रवि पंडित की चीखों से दरवाज़ा एक बार फिर धड़धड़ाया जाने लगा। इन्हें शायद पता चल गया था कि वेटर के भेस में कोई और आदमी कमरे में मौजूद है। मैंने एक बार फिर अपना रिवॉल्वर निकाल लिया और शीशे की टॉप वाली मेज के पीछे पहुंच गया। इससे पहले कि दरवाज़ा टूट जाए या कुछ लोग पिछली तरफ से आ जाए, मैं यहाँ से निकल जाना चाहता था। रवि पंडित के जिस्म को अब भी झटके लग रहे थे। वो दोहरा होकर गेंद की तरह उछल रहा था। मैंने बेला की तरफ देखा, इसकी आंखें खौफ से फटी जा रही थीं। नागराज, मैंने इसकी तरफ देखते हुए कहा, मेरे हाथों ये तुम्हारी पहली शिकस्त है। तुम्हारे इस नाग का सर मैंने कुचल दिया है। तुम्हारा सर मैं इस वक्त कुचलूंगा जब तुम्हारे हिसार के सारे नागों के सर कुचल दूंगा। मैं इस शहर से भागूंगा नहीं, तुमसे फिर मुलाकात होगी और तुमसे भी डियर। आखिरी चंद अल्फाज मैंने बेला की तरफ देखकर कहे थे। बेला इस कदर खौफजदा थी कि अपनी जगह से हरकत भी न कर सकी। मैंने सुरिंज नागराज के करीब सोफे पर उछाल दी। इसे संभाल कर रखना, फिर काम आएगी, मैंने मुस्कुरा कर कहा और मेज़ उलट दी। मेज़ का शीशा बेला पर गिरा। इसके मुंह से चीख निकल गई। दरवाजे को अब टकरें मारी जा रही थी और शायद दरवाज़ा टूटने ही वाला था। मैं खिड़की के फ्रेम पर चढ़ गया, मुड़कर देखा और बड़ी फुर्ती से एक तरफ झुक गया। नागराज ने जहर भरी सुरिंज पकड़कर पूरी कुव्वत से मेरी तरफ उछाल दी। सुरिंज मिसाइल की तरह मेरे चेहरे से सिर्फ 2 इंच के फासले से गुजर गई। अगर वो नीडल मुझे चुभ भी जाती तो मेरा हशर भी रवि पंडित से मुख्तलिफ ना होता। मैंने खिड़की से छलांग लगा दी और एक तरफ दौड़ता चला गया। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।